हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इससे कंपलसरी सीटेट में बहुत क्वेश्चन आता है और यूपी टेट और सुपर टेट में इसके प्रकार पूछे जाएंगे या इसके आधार पूछे जाएंगे या इसकी एक डेफिनेशन आएगी। कभी कभी इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है। तो यूपी टेट और सुपर टेट की बात करें तो इसकी डेफिनेशन, इसके आधार, इसके प्रकार और इसका क्रम और इसकी परिभाषा याद करनी है। लेकिन जब हम सीटेट देंगे तो इसका मूल्यांकन बहुत आता है और एक इसके प्रकार से कंपलसरी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज देखो पाठ्यक्रम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है करिकुलम। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। यानी पाठ्यक्रम का अगर वो शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको लगाना है दौड़ का मैदान। यानी पाठ्यक्रम को इंग्लिश में बोला जाता है करिकुलम। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रेर से हुई है, यानी CURRERE, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पे जो पाठ्यक्रम होता है जिससे वो दूरी तय करता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस पर जीवन पर्यंत दौड़ता रहता है, तो इस वजह से पाठ्यक्रम को क्या बोला जाता है? दौड़ का मैदान। अब दूसरी बात ये आता है कि पाठ्यक्रम निश्चित होता है या व्यापक। तो इसका जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो व्यापक होता है। कैसा होता है दोस्तों? व्यापक होता है। और दूसरी बात ये जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर। ठीक है दोस्तों, जैसे खाना खाने का भी पाठ्यक्रम है, खाना बनाने का पाठ्यक्रम है, पढ़ने का पाठ्यक्रम, टहलने का पाठ्यक्रम, हर किसी का अपना पाठ्यक्रम, जिम करने का पाठ्यक्रम, सुबह वॉक करने का पाठ्यक्रम। यानी इसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक और जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। पाठ्यक्रम को इंग्लिश में करिकुलम कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रेर से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो समझना इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनिंघम की। देखो पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन होता है जिसे वह अपने छात्र को अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने उद्देश्य के अनुसार कोई भी रूप दे सकता है। कोई भी रूप दे सकता है, ये किसने कहा? कनिंघम ने। उसके बाद दूसरी आती है फ्रोवेल की। पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का सार समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है ब्रूवेकर की।
देखो पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जिसे व्यक्ति को गंतव्य तक पहुंचने में मदद करता है। ये तीसरी थी दोस्तों। एक और आती है मुनरो। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये दोस्तों 4 डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब समझो, अब उसने कहा कि पाठ्यक्रम को इंग्लिश में करिकुलम बोला था। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रे से हुई, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अगर वो पूछेगा पाठ्यक्रम का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक, यानी पाठ्यक्रम कैसे होता है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर क्या होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते तो कनिंघम की, यानी ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों। अगर उसने पूछा, कनिंघम ने कहा कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार कोई भी रूप दे सकता है। यानी पाठ्यक्रम एक होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, एक होता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अभी प्रकार बहुत सारे इसके, हम अभी आगे बताएंगे आपको। तो कनिंघम ने ये कहा, ये कई बार पूछी गई यूपी टेट में, शायद ये सुपर टेट में भी पूछी गई है। तो पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वो अपने छात्रों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में कोई भी रूप दे सकता है। अब फ्रोवेल ने कहा है कि पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति के, यानी पाठ्यक्रम को दोस्तों यहां पर को लिख लेना, पाठ्यक्रम को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का सार मीन्स होता है निष्कर्ष। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, अगर व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाना चाहता उस क्षेत्र को ध्यान में रखकर व्यक्ति को अनुभव वो निष्कर्ष देने चाहिए। ये सार मीन्स होता है निष्कर्ष, यानी सार समझना चाहिए। किसने कहा? फ्रोवेल ने। अब ब्रूविकन ने कहा पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जिसे व्यक्ति को गंतव्य मीन्स होता है दोस्तों लक्ष्य, यानी जिस लक्ष्य पे हम जाना चाहते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। सपोज आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर वाला पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर वाला पाठ्यक्रम, अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो साइंटिस्ट वाला, अगर आप मैथमेटिक्स बनना चाहते हो तो मैथमेटिक्सियन वाला। यानी आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आपको पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा और उसी क्षेत्र में वो मदद करेगा। मुनरो ने कहा है पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया था। अब सपोज आपने एक उद्देश्य बना रखा है कि मुझे बीटीसी करनी है, तो आप बीटीसी वाला पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि बीटीसी वाला बीटेक वाला पढ़ ले, नहीं। अगर आपको इंजीनियर बनना, बीटेक करना, तो बीटेक वाला पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जिस क्षेत्र में पाठ्यक्रम पढ़ना उस क्षेत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, साफ कर दें। अब आगे चलते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक आती है कंपलसरी, यूपी टेट में तो हर बार से आती है। अब आते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। इसके आधार कितने दोस्तों? 3 है। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो उपरोक्त सभी में आएगा। देखो कैसे, इसके 3 आधार हैं। पहला
दार्शनिक आधार। दूसरा, मनोवैज्ञानिक आधार। तीसरा, सामाजिक आधार। ये तीनों क्रम से। दार्शनिक आधार मीन्स होता है सबसे पहले हम देखना क्या चाहते हैं कि हमें किस क्षेत्र में पाठ्यक्रम बनाना। दार्शनिक मीन्स दर्शन, दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ देखना। यानी सपोज हमें जनसंख्या शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम बनाना है, स्त्री शिक्षा के बनाना है, पर्यावरण शिक्षा के बनाना है। जिस क्षेत्र में हम पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं पहले उस क्षेत्र में हम देखें, उन उद्देश्यों को जाने का हम चाहते क्या है, वो कौन सा होता है, दार्शनिक। फिर उसके बाद मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक आधार में क्या होता है, मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान में शब्द हमें पाठ्यक्रम बनाना पर्यावरण शिक्षा पे, तो हम ये देखें बालक को ध्यान में रख करके पहले आसपास का वातावरण रखा जाए, फिर क्या समाज का रखा जाए, कैसे रखा जाए, ये सब हमको ध्यान में रखना है मनोविज्ञान में। फिर उसके बाद उसे लागू करना है किस में, जाके समाज में। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें इन तीन आधार को करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते पाठ्यक्रम का क्षेत्र। देखो पाठ्यक्रम के क्षेत्र कितने हैं, अध्ययन के क्षेत्र ये तीन है। देखो पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, और तीसरा क्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, एक होता ज्ञानात्मक, एक होता भावात्मक, एक होता क्रिया। अगर उसने पूछा पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कितने दोस्तों, तीन। दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार। पाठ्यक्रम अध्ययन के क्षेत्र कितने दोस्तों, तीन। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, उसको साफ कर दे। नेक्स्ट, अब आते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांत दोस्तों। इंपोर्टेंट डाल लेना दोस्तों, सीटेट में हर बार यहां से आता है। देखो पहला रचनात्मकता का सिद्धांत। जीवन तैयारी का सिद्धांत। अग्रदर्शिता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। अवकाश सदुपयोग का सिद्धांत। लचीलापन का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत। सृजनात्मकता का सिद्धांत। एक हो गया रचनात्मकता का सिद्धांत, जीवन तैयारी का सिद्धांत, अग्रदर्शिता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, अवकाश सदुपयोग का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, जीवन समन्वय का सिद्धांत और सृजनात्मकता का सिद्धांत।
ये है इतने, है तो बहुत सारे, पर आप इनको पढ़ लें, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब समझो, अब रचनात्मकता का सिद्धांत ये कहलाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हम ऐसे विषय रखने चाहिए जिससे बच्चा एक तरह से एक शब्द का अनेक अर्थों में निकाल सके। अगर शब्द हम पर्यावरण के बारे में उसे सिखाना चाहते हैं तो पर्यावरण के बारे में वो विभिन्न तरीकों से सीख सके, यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे कितने भी तरीके से सीख सके, यानी उसे रचनात्मक बनाना है। जीवन तैयारी का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम में वो विषय रखे जाएं जिससे बालक आगे अपने जीविकोपार्जन कर सके, अपने जीवन यापन के लिए कोई व्यवसाय शिक्षा प्राप्त कर सके। गांधी जी ने तभी तो हस्तशिल्प शिक्षा का विकास किया था, व्यवसाय शिक्षा का प्रतिपादन किया था। अब अग्रदर्शिता का सिद्धांत यह कहलाता है कि अग्र पाठ्यक्रम बनाकर ऐसा रखना चाहिए कि आगे उसका दिखाई दे। अगर एक बच्चा यहाँ पर बीटीसी वाला पाठ्यक्रम पढ़ रहा है तो आगे जाके वो टीचर बन जाए। अगर एक बालक बीटेक वाला पाठ्यक्रम पढ़ रहा है तो आगे जाके वो इंजीनियर बन सके। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय में आगे की सोच रखनी चाहिए कि अगर इस पाठ्यक्रम को हम बनाएंगे तो आगे जाके बच्चे का क्या फायदा होगा, वो किसमें होता है, अग्रसर। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाने, सबके लिए सेम नहीं है। एक बालक साइंटिस्ट बनना चाहता है उसके लिए साइंटिस्ट होना चाहिए, एक वाला आर्टिस्ट बनना चाहता है उसे आर्टिस्ट, एक वाला पेंटर बनना चाहता है पेंटर, एक वाला साइंस में जाना साइंस। यानी बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए, एक व्यक्तिगत भिन्नता। परस्पर संबंध, यानी परस्पर संबंध ये कहलाता है कि व्यक्ति के चारों पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, उनको ध्यान में रखकर परस्पर संबंध यानी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम सिर्फ बुद्धि का ही विकास करते रहे, शरीर का बिल्कुल विकास नहीं करे। उसमें कुछ व्यायाम के तत्व भी डालने चाहिए, व्यायाम के टॉपिक भी डालने चाहिए, कुछ समाज के भी डालने चाहिए। यानी बच्चे का चारों पक्षों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब अवकाश सदुपयोग का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक भी डालने चाहिए जिससे बच्चे को छुट्टी के समय भी पढ़ने में आनंद आए। लचीलापन का सिद्धांत, अब जरूरी नहीं कि एक बार जो पाठ्यक्रम बना दिया तो अब जीवन पर वही चलेगा, परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में चेंज भी होना चाहिए। अगर आज हमने पाठ्यक्रम कुछ ऐसा बनाया, वो पाठ्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ, तो आगे उसमें परिवर्तन करके हम और दूसरा पाठ्यक्रम बना सकते हैं। वो कौन सा कहलाता है, लचीलापन का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत, सब मैंने अभी जस्ट यहाँ पर बताया। जीवन तैयारी का सिद्धांत, एक बालक बीटेक करना चाहता तो वो बीटेक करेगा, एक बालक आर्ट पढ़ना चाहता तो आर्ट पढ़ेगा, वो किसका, जीवन। सृजनात्मकता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय भी रखे जाएं जिससे बालक क्रिएटिव होना सीखे, जैसे खिलौने बनाना सिखाता हो, कताई बनाई हो, सिलाई कढ़ाई बनाई हो, वो कुछ ऐसे विषय भी रखने चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा यानी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अगर बालक पाठ्यक्रम चाहता है कि मैं ये वाले विषय पढ़ना चाहता हूं तो उसे उसी विषय पढ़ने दिया जाना चाहिए। नोट कर लो, उसको साफ कर दो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रकार दोस्तों, देखो दोस्तों सुनो। पहला, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तीसरा, हस्तशिल्प पाठ्यक्रम। व्यावसायिक पाठ्यक्रम। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम। इसको ऐसे लिख लेना, कोर। अब इसके जनक हैं वैदिक काल। इसके जनक की बात करें तो विश्व में तो लगाने आपको जॉन डेवी,
और भारत में लगाने गिज्जू भाई। इन तीनों के हैं महात्मा गांधी। इसके जनक हैं यूएसए। ठीक है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना। उसने पूछा पाठ्यक्रम के प्रकार कितने, तो इंपॉर्टेंट ना लेना दोस्तों। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वो पाठ्यक्रम होता है जिसमें विषय को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसमें बालक की कोई नहीं चलती। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम अगर ये पूछे कि इसके जनक विश्व में कौन है, तो जॉन डीवी लगाने, और भारत में तो गिज्जू भाई लगाने। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है, बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और सब उसको व्यवहार को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, वो कौन सा पाठ्यक्रम कहलाता है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। हस्तशिल्प पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। ये हस्तशिल्प पाठ्यक्रम क्या होता है कि बच्चे को शुरुआती दौर से ही कताई बुनाई, खिलौने, मिट्टी खिलौने, ये सब उसे शुरुआत से यानी हस्तशिल्प से व्यावसायिक शिक्षा की तरह दी जानी चाहिए, जिससे अगर वो 12th पास करने के बाद अगर आगे नहीं पढ़ पा रहा तो वो उसमें जीविकोपार्जन कर सके। व्यावसायिक शिक्षा, महात्मा गांधी ने इन तीनों का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ये कहा था कि शुरुआत से व्यक्ति को किसी न किसी एक क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा या क्रिया प्रधान शिक्षा या हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर वो गरीब है और आगे नहीं पढ़ पा रहा है तो आगे वो उसी क्षेत्र में अपने व्यवसाय को अपनाकर आपका जीविकोपार्जन कर सके। अब कोर पाठ्यक्रम किसकी देना है, यूएसए की देना है। अब कोर पाठ्यक्रम कैसे देना है, अब देखो यहां पर नोट डाल के लिखना है। कोर पाठ्यक्रम यूएसए की देन है। जिसमें सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक विषयों को रखा जाता है। ठीक है, अब समझो कोर पाठ्यक्रम किसकी देन है, यूएसए की। अब उसने पूछा कोर पाठ्यक्रम के जनक कौन है, यूएसए। अब कोर पाठ्यक्रम कौन कौन से विषय रखे जाते हैं, तो एक तो सामाजिक और प्रजातांत्रिक विषयों का समावेश किस पाठ्यक्रम में किया जाता है, कोर पाठ्यक्रम में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो इसको, साफ कर दें दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, नोट डाल के देखो, मुक्त पाठ्यक्रम एवं लचीले पाठ्यक्रम के रूप में लचीले पाठ्यक्रम के रूप में एमर्जिंग पाठ्यक्रम सामने आया। ठीक है दोस्तों, दूसरा अब आते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। देखो पहला उद्देश्य, अनुदेशन, प्रारूप, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण।
अब यहां से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। अगर उसने पूछा कि मुक्त पाठ्यक्रम और लचीले पाठ्यक्रम के रूप में कौन सा पाठ्यक्रम आया, तो एमर्जिंग पाठ्यक्रम सामने आया, जो मुक्त भी होता है और लचीला भी होता है, उसे कैसे भी हम कर सकते हैं। उसने पूछा पाठ्यक्रम निर्माण के चरण कैसे होते हैं, तो ये पूरा चरण आएगा, पहले ये आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे घुमा के फिरा के दे सकता है। लेकिन एक क्रम ये होगा, उद्देश्य मीन्स पहले हम उद्देश्य बनाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में पाठ्यक्रम बनाना। अनुदेशन मीन्स होता है सूचना एकत्र करना, सूचना एकत्र करना, यानी पहले हम अनुदेशक, अब जैसे हमने पाठ्यक्रम बनाना स्टार्ट किया, हमें पर्यावरण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बनाना। अब उसके बाद हमने सूचना एकत्र की कि किस वजह से पाठ्यक्रम बनाना, पर्यावरण को किस किस वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहा है, वो सूचना का। फिर उसके बाद एक फॉर्मेट तैयार की, एक प्रारूप यानी एक रूपरेखा तैयार की। एक रूपरेखा तैयार की कि पहले कौन से विषय रखे जाएं, पहले कौन सा टॉपिक रह गया, फिर कौन सा, फिर उसके बाद उसे लागू कर दिया, मूल्यांकन लागू हो गया। लागू होने के बाद फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद हमें फीडबैक मिली कि ज़्यादा जो हमने 100 नंबर का पाठ्यक्रम और उसमें से प्रत्येक स्टूडेंट के 85 से ऊपर नंबर आए, तो फीडबैक मिला के पाठ्यक्रम सफल हुआ। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ये क्रम होता है, पहले उद्देश्य, अनुदेशन, प्रारूप, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण। नोट कर लो दोस्तों, से साफ कर दें, आगे चलते हैं। अब आता पाठ्यक्रम के मानदंड। इसके मानदंड कितने हैं? 2 हैं दोस्तों। पहला मुख्य मानदंड, दूसरा गौड़ मानदंड। मुख्य में कितने आते हैं? 2 आते हैं, वैधता और महत्व। इसमें 3 आते हैं, उपयोगिता, अधिगम योग्यता और सामाजिक तथ्य। ठीक है दोस्तों, अगर उसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का गौड़ मानदंड नहीं है, तो 3 तो यहां से ले लेगा और 1 इसमें से ले लेगा। तो अगर उसने पूछा मुख्य कौन कौन से, तो वैधता और महत्व है। गौड़ मानदंड किसने? उपयोगिता, अधिगम योग्यता और सामाजिक तथ्य। यानी अगर पाठ्यक्रम को बनाते समय एक तो उसकी वैधता यानी वैलिडिटी हो और उसकी इंपॉर्टेंस हो, ये तो मुख्य रूप से होने चाहिए इस पाठ्यक्रम, किसी पाठ्यक्रम निर्माण करते समय एक तो उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और एक उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तभी तो पाठ्यक्रम सफल होगा। दूसरे गौड़ में ये रखा है कि एक तो उसकी उपयोगिता भी हो, उपयोग भी किया जाना चाहिए और बच्चे उसे ढंग से आराम से सीख भी सके और वो समाज में लागू भी किया जा सके। अगर उसने पूछा कि पाठ्यक्रम निर्माण के मानदंड कितने पाठ्यक्रम के, तो दोस्तों आपको लगाने 2, कौन सा? मुख्य और गौड़। मुख्य कितने हैं? 2, वैधता और महत्व। गौड़ कितने? 3, उपयोगिता, अधिगम योग्यता और सामाजिक तथ्य। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, उनको साफ कर दें, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, नोट शायद ये 68,569 में पूछे गया। पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण समिति। ये आई थी 1977। इसके जनक कौन हैं? ईश्वर भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ईश्वर भाई पटेल। अब आते हैं पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। पाठ्यक्रम को
प्रभावित करने वाले कारक। देखो पहला शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था लिख लेते हैं। दूसरा शासन व्यवस्था। तीसरा अध्ययन समिति। नेक्स्ट आयोग या समितियां। शिक्षण विधि। लास्ट आता है सामाजिक परिवर्तन। यह है दोस्तों समझना। अगर उसने पूछा कि पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण समिति किस ईयर में आई, तो 1977 में। इसके जनक कौन है? ईश्वर भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, ईश्वर भाई पटेल समिति कब आई? 1977 में। ईश्वर भाई पटेल समिति ने कौन सी समिति दी थी? पाठ्यक्रम पुनर्निरीक्षण समिति। अब ये आता है कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? एक तो शिक्षा व्यवस्था। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली पहले की थी, वैदिक काल में हम बात करें तो व्याख्यान विधि चलती थी, बच्चों को सिर्फ रटवाया जाता, वह वेद रटवाए जाते, लेकिन प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं है। उसको शासन व्यवस्था। अगर सपोज शासन ऐसा ठीक नहीं है जो पाठ्यक्रम बनाने के लिए उसे ये समझ नहीं है कि हम कौन से विषय रखे जाएं, कौन से विषय नहीं रखे जाएं, तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अध्ययन समिति, यानी पाठ्यक्रम बनाने के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। अब विशेषज्ञों को ये नहीं पता कि पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे जाएं, उनको अध्ययन करने के खुद नहीं पता, तो क्या होगा? आयोग और समितियां। अब किस आयोग ने कौन से पाठ्यक्रम पर बल दिया है, ये होना पता होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। शिक्षण विधि। अब सपोज वर्तमान में हम बात करें तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित चल रहा है, लेकिन अगर हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु रखें और उसमें पाठ्यक्रम रखें तो क्या सफल हो पाएगा? नहीं। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन, तभी तो मैंने आपको बताया पहले लचीलेपन का सिद्धांत। अब सब एक बार हमने पाठ्यक्रम बना दिया तो जीवन पर्यंत वही चलता रहेगा? नहीं। यानी पाठ्यक्रम को हमें सामाजिक परिवर्तन के आधार पर बनाना चाहिए। अगर आज परिवर्तन हो रहा है तो आने वाले समय में पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए। यह है प्रभावित करने वाले कारक। नोट कर लो इनको दोस्तों, साफ कर दे, आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन। इसको दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट डाल लेना। यहां से हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है निर्माणात्मक, जिसको हम रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है संकलनात्मक, जिसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। जिसको दोस्तों बोला जाता है सुमेटिव, सुमेटिव इवैल्यूएशन। अब इन दोनों में से समझना दोस्तों पहले क्या बात होती है। देखो फॉर्मेटिव क्या होता है कि सपोज कोई मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ आपको, और बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर लूँ। जो वीकली टेस्ट होते हैं वो आता है निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन। यानी पाठ्यक्रम पढ़ाते समय सपोज एक पाठ्यक्रम ये है, ये साइकोलॉजी का चैप्टर है,
अब साइकोलॉजी की बुक है, इसमें यूनिट है 5। अब मैंने एक यूनिट पढ़ा के और उसका टेस्ट ले लिया, वो कौन सा मूल्यांकन है? निर्माणात्मक या रचनात्मक। यानी पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होती है और जिसमें क्वेश्चन पुटअप होते रहते, बीच बीच में ये पता लगाया जा सकता है कि पाठ्यक्रम जो मैंने पढ़ाया उतना सफल हुआ या नहीं हुआ, वो कौन सा कहलाता है? रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब समझना दोस्तों, जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो रैंक, ग्रेड, उपलब्धि, सरकार द्वारा और सत्र के अंत में अगर दोस्तों ये 5 शब्द आए जिस ऑप्शन में तो बात कर रहा है इसकी, अगर ये 5 नहीं आए तो बात किसकी हो रही है? इसकी। यानी इसमें रैंक मिलती है छात्रों को, ग्रेड होती है, ग्रेड मिलती है, उपलब्धि मिलती है, सरकार द्वारा निर्मित की जाती है, और सत्र के अंत में होता है जो छमाही, जो सेमेस्टर वाइज प्रणाली होती है, जो वर्ष के अंत में जो वार्षिक परीक्षा होती है, वो कौन सा मूल्यांकन कहलाता है? संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। लेकिन फॉर्मेटिव क्या कहलाता है? वीकली टेस्ट होते हैं, हर सैटरडे टेस्ट करा लिया, मंडे को ले लिया, बीच बीच में टेस्ट ले लिया, एक यूनिट पढ़ा के 1 यूनिट का ले लिया। यहाँ पर व्यवहार संशोधन आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में। इनको नोट करना चाहो नोट कर लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट। ठीक, अब पहली हेडिंग डाल लिया निर्माणात्मक मूल्यांकन। देखो इस मूल्यांकन में पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होती है। यह मूल्यांकन औपचारिक मूल्यांकन होता है। औपचारिक मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन में पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में रहते हुए उसके अंशों का पता लगाया जाता है। जैसे वीकली टेस्ट। समझना, इस मूल्यांकन में पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होता है। क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे अगर मैंने एक यूनिट पढ़ा के आपके 10 नंबर का टेस्ट लिया, आपके 3 नंबर आए, तो वहां पर मैं जवाबदेही कर सकता हूं कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो। यानी जिस पाठ्यक्रम यानी जिस मूल्यांकन पाठ्यक्रम के प्रति जनता की जवाबदेही होती है, और वह मूल्यांकन कैसा होता है? औपचारिक होता है। क्लास में किया जाता है, टीचर द्वारा स्टूडेंट का किया जाता है, और उसमें पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में रहते हुए उसके अंशों का पता लगाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, और साइकोलॉजी में यूनिट हैं 5, और मैंने एक यूनिट पढ़ा के उसका टेस्ट ले लिया। यानी पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, यानी 5 पढ़ाने से पहले मैंने 1 पढ़ाया और 5 में से 1 अंश का पता लगा लिया। कौन सा मूल्यांकन है? निर्माणात्मक। यानी एक पूर्ण रूप से नहीं लेके छोटे छोटे भागों में बांटकर मैं उसका पता लगाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कौन सा कहलाता है? निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। जैसे वीकली टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा।
नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। साफ कर दें, आगे चलते हैं। दूसरा आता है संकलनात्मक मूल्यांकन। जिससे बोलते हैं सुमेटिव। समझना, देखो यह मूल्यांकन सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया था। सत्र के अंत में किया जाता है, जिसमें छात्रों को रैंक, ग्रेड, उपलब्धि आदि प्रदान की जाती है। जैसे सेमेस्टर प्रणाली, वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। समझना दोस्तों, अगर कहीं पर सरकार द्वारा और सत्र के अंत में, और जिसमें रैंक, ग्रेड, उपलब्धि, सेमेस्टर और वार्षिक, ये वाले शब्द आए तो ये समझ लो संकलनात्मक मूल्यांकन यानी सुमेटिव की बात हो रही है। ऐसा मूल्यांकन जो सरकार द्वारा सत्र के अंत में किया जाए, जिसमें छात्रों को रैंक मिलती है, ग्रेड मिलती है और उपलब्धि मिलती है। सपोज आप लोग बीएड का एग्जाम देते हैं, अब बीएड के पेपर फर्स्ट ईयर के अब तो 2 साल की हो गई है, तो 1 साल के पेपर देने के बाद आपको पता चलता है कि मेरी 86% आई है या 70% आई है, क्योंकि भाई उसमें उपलब्धि मिल रही है, रैंक मिल रहा है, ग्रेड मिल रहा है। अब बीटीसी में जाएंगे तो ग्रेड मिलते हैं या कुछ भी मिलता हो, जैसे हाई स्कूल में जाएंगे तो ग्रेड मिलने अब तो बीटीसी में 87% आई है, क्योंकि उसमें सेमेस्टर वाइज होता है। तो वो कौन कराता है? सरकारी तो कराती है, विश्वविद्यालय तो कराता है, यूनिवर्सिटी तो कराती है, आयोग तो कराता है। यानी ऐसे पेपर जो सरकार द्वारा सत्र के अंत में हो, वो कौन से कहलाते हैं? संकलनात्मक या सुमेटिव या योगात्मक मूल्यांकन कहलाते हैं। ये था दोस्तों पाठ्यक्रम। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।